ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 में टॉपिक है रेखीय गति तथा कोणीय गति। चैप्टर नंबर 6 में रेखीय गति तथा कोणीय गति के बारे में पढ़ेंगे। तो रेखीय गति में कौन सी टर्म यूज होती है? रेखीय गति में कौन सी टर्म यूज होती है? रेखीय गति। और कोणीय गति में कौन सी टर्म यूज होती है? ये हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोणीय गति में कौन सी टर्म यूज होती है और रेखीय गति में कौन सी टर्म यूज होती है, ये हमको पढ़ना है। तो रेखीय गति में फर्स्ट पॉइंट आता है विस्थापन। रेखीय गति में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? विस्थापन आता है। विस्थापन को किससे व्यक्त करते हैं? आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। और कोणीय गति में विस्थापन के स्थान पर क्या आता है? कोणीय गति में विस्थापन के स्थान पर क्या आता है? कोणीय विस्थापन आता है। क्या आता है? कोणीय विस्थापन आता है। कोणीय गति में विस्थापन के स्थान पर क्या आता है? कोणीय विस्थापन आता है। तो कोणीय विस्थापन को किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से व्यक्त करते हैं। कोणीय विस्थापन को किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? थीटा से व्यक्त करते हैं। अगली टर्म आएगी रेखीय गति में, द्रव्यमान। रेखीय गति में अगली टर्म है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं? एम से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एम से व्यक्त करते हैं। और कोणीय गति में द्रव्यमान के स्थान पर क्या आता है? कोणीय गति में द्रव्यमान के स्थान पर क्या आता है? कोणीय गति में द्रव्यमान के स्थान पर आता है जड़त्व आघूर्ण। कोणीय गति में द्रव्यमान के स्थान पर क्या आता है? जड़त्व आघूर्ण आता है। और जड़त्व आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आई से। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है एम आर स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है। और तीसरी टर्म आती है रेखीय गति में। तीसरी टर्म आती है रेखीय गति में वेग। तो वेग किससे व्यक्त करते हैं? वी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? वी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो वी वेक्टर बराबर क्या होता है? वी वेक्टर बराबर होता है डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी आर वेक्टर होता है। क्या होता है? आर वेक्टर होता है। और कोणीय गति वेग के स्थान पर क्या? वेग के स्थान पर क्या आता है? कोणीय गति वेग के स्थान पर क्या आता है? कोणीय वेग आता है। क्या आता है? कोणीय वेग आता है। कोणीय वेग। कोणीय गति में वेग के स्थान पर क्या आता है? कोणीय गति में वेग के स्थान पर क्या आता है? कोणीय वेग आता है। क्या आता है? कोणीय। कोणीय वेग को किससे व्यक्त करते हैं? कोणीय वेग को किससे व्यक्त करते हैं? ओमेगा वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ओमेगा वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो ओमेगा वेक्टर बराबर क्या होता है? ओमेगा वेक्टर बराबर होता है डी अपॉन डी टी। यहाँ पर क्या आ रहा है? आर वेक्टर आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? आर वेक्टर आ रहा है। आर वेक्टर क्या है? विस्थापन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोणीय विस्थापन आएगा। क्या आएगा? कोणीय विस्थापन क्या है? थीटा है। थीटा है। अगली वाली टर्म क्या आएगी? अगली वाली 4 नंबर टर्म, 4 नंबर जो टर्म है वो आएगी त्वरण। त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? त्वरण को व्यक्त करते हैं ए वेक्टर से। तो ए वेक्टर बराबर क्या होता है? डी अपॉन डी टी वी वेक्टर होता है। क्या होता है? डी अपॉन डी टी वी वेक्टर होता है। और कोणीय गति में त्वरण के स्थान पर क्या आता है? कोणीय गति में त्वरण के स्थान पर आता है कोणीय त्वरण। क्या आता है? कोणीय त्वरण आता है। कोणीय गति में त्वरण के स्थान पर क्या आता है? कोणीय त्वरण आता है। कोणीय त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं? अल्फा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? अल्फा से व्यक्त करते हैं। और अल्फा क्या होता है? डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी। डी अपॉन डी टी। यहाँ पर क्या आ रहा है? वी वेक्टर आ रहा है। वी वेक्टर क्या है? यहाँ पर वेग है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोणीय वेग आएगा। कोणीय वेग क्या है? ओमेगा वेक्टर है। क्या है? ओमेगा वेक्टर। तो रेखीय गति में अगली वाली टर्म आएगी 5 नंबर बल। तो बल को किससे व्यक्त करते हैं? एफ वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एफ वेक्टर। तो एफ वेक्टर क्या होता है? एम ए वेक्टर होता है। क्या होता है? एम ए वेक्टर। एम क्या है? द्रव्यमान है। और ए वेक्टर क्या है? त्वरण है। और कोणीय गति में बल के स्थान पर क्या आता है? बल आघूर्ण आता है। क्या आता है? बल आघूर्ण आता है। कोणीय गति में बल के स्थान पर क्या आता है? बल आघूर्ण होता है। बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? टॉस से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टॉस से। टो बराबर, टो वेक्टर बराबर क्या होगा? यहाँ पर क्या आ रहा है? द्रव्यमान आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? द्रव्यमान के स्थान पर कोणीय गति में क्या लेते हैं? जड़त्व आघूर्ण लेते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है? ए वेक्टर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोणीय त्वरण आएगा। तो किससे व्यक्त किया? अल्फा से व्यक्त किया। किससे व्यक्त किया? अल्फा से। अगली टर्म आएगी समय। समय को किससे व्यक्त करते हैं? पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पी वेक्टर।
तो पी वेक्टर बराबर क्या होता है? पी वेक्टर बराबर क्या होता है? पी वेक्टर बराबर होता है एम वी वेक्टर। मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। और कोणीय गति में समय के स्थान पर क्या लेते हैं? कोणीय समय लेते हैं। क्या लेते हैं? कोणीय समय लेते हैं। कोणीय गति में समय के स्थान पर क्या लेते हैं? कोणीय समय लेते हैं। और कोणीय समय को किससे व्यक्त करते हैं? या तो आप किससे व्यक्त कर सकते हो? एल वेक्टर से व्यक्त कर सकते हो। या तो आप एल वेक्टर से व्यक्त कर सकते हो या किससे व्यक्त कर सकते हो? जे वेक्टर से व्यक्त कर सकते हो। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या आया? द्रव्यमान आया। तो यहाँ पर क्या आएगा? जड़त्व आगुण आएगा। क्या आएगा? जड़त्व आगुण। द्रव्यमान के स्थान पर क्या आता है? जड़त्व आगुण आता है। जड़त्व आगुण को आई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है? वेग आ रहा है। क्या आ रहा है? वेग आ रहा है। तो वेग के स्थान पर क्या आएगा? कोणीय वेग आएगा। कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा वेक्टर होता है। और यहाँ पर एक टर्म और आएगी। एक टर्म सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है, ध्यान से देखना। इस चैप्टर में स्टार लगा के लिखना, स्टार लगा के लिखना, रेखीय वेग, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो v वेक्ट, v बराबर क्या आएगा? ओमेगा आर आएगा। ये टर्म सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होती है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म सबसे ज्यादा इस चैप्टर में क्या होने वाली? यूज होने वाली। आपको ये याद रखना है। तो कोणीय गति की जितने भी टर्म है, इन टर्म को सभी को क्या करना है? आपको याद करना है। जो ये टर्म है इस चैप्टर में क्या आने वाली है? यूज में आने वाली है। हमने पिछली क्लास में, ध्यान से देखना, हमने जो पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? एक तो बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा है। हमने जो पिछली क्लास में क्या पढ़ा है? एक तो बल आघूर्ण के बारे में पढ़ा है। बल आघूर्ण हमने कितना निकाला था? ध्यान से देखना, बल आघूर्ण हमने कितना निकाला था? बल आघूर्ण टू वेक्टर बराबर हमने कितना निकाला था? एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकाला। कितना निकाला था? एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर निकाला था। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास टू वेक्टर बराबर क्या आ रहा है? टू वेक्टर बराबर आ रहा है आई अल्फा। क्या आ रहा है? आई अल्फा। आपको यहां तक उतारना, रेखीय गति तथा कोणीय गति में आपको यहां तक उतारना है। यहां तक उतार, ये तो क्या है? केवल समझाने के लिए। जो अब जो मैं टर्म लिख रहा हूं वो केवल क्या आपको समझना है, केवल क्या आपको समझना है। तो ध्यान से देखना, हमारे पास कल वाले चैप्टर में बल आघूर्ण का मान क्या आ रहा था? ये आ रहा था। और हमने क्या लिखा है? आज बल आघूर्ण का मान ये लिखा है। अब ध्यान से देखना, टू वेक्टर बराबर आई का मान कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। और क्रॉस एल्फा क्या होता है? डी अपॉन डी टी, ओमेगा वेक्टर। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। ध्यान से देखना, अगर मैं इस समीकरण से क्या निकालूं? ओमेगा बाहर निकालूं, तो बी अपॉन आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी अपॉन आर आ जाएगा। तो टू वेक्टर बराबर एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी वी अपॉन आर। तो टू वेक्टर बराबर एम आर स्क्वायर, आर को क्या ले रहा हूं? बाहर कॉमन ले रहा हूं। आर को क्या ले लिया? बाहर ले लिया। तो डी अपॉन डी टी भी वेक्टर आएगा। क्या आएगा? भी वेक्टर आएगा। और यहाँ पर क्या चल रहा है? क्रॉस चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रॉस चल रहा है। तो टू वेक्टर बराबर एक आर एक से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और आर वेक्टर आ जाएगा। स्क्वायर रखने के बाद अगर हम क्या लगा दें? सदिश राशि पर स्क्वायर लगा दें। किस पर लगा दें? सदिश राशि पर स्क्वायर लगाने पर वो किस में परिवर्तन हो जाएगी? अदिश में परिवर्तन हो जाती है। किस में परिवर्तन हो जाती है? अगर हम क्या करते हैं? स्क्वायर हटा दें तो ये अदिश राशि किस में परिवर्तन, वापस किस में परिवर्तन हो जाएगी? सदिश राशि में परिवर्तन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रॉस, ये मान क्या कहलाएगा? ये मान कहलाएगा ए वेक्टर। क्या कहलाता है? ए वेक्टर कहलाता है। डी अपॉन डी टी वेक्टर क्या कहलाता है? ए कहलाता है। तो टू वेक्टर बराबर एम ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये मान क्या होता है? ये मान होता है एफ वेक्टर। क्या होता है? एम वेक्टर। ये हमारे पास आ गया कल वाला टॉपिक आ गया। क्या आ गया? कल वाला टॉपिक आएगा। और ए क्या आ रहा है? यहाँ पर ध्यान से देखना, ए क्या आ रहा है? कोणीय समय का। क्या आ रहा है? कोणीय समय। कल वाली क्लास में हमने कोणीय समय के बारे में
क्या निकाला था, कोणीय समय की परिभाषा से हमने क्या लिखा था, पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखा था। क्या लिखा था, पी वेक्टर आर क्रॉस लिखा था। और आज वाली क्लास में हम क्या लिख रहे हैं, आज वाले हम क्लास में लिख रहे हैं आई क्रॉस ओमेगा वेक्टर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, आई क्रॉस ओमेगा वेक्टर लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखना, एल वेक्टर बराबर आई के स्थान पर क्या लिखना है, एम आर स्क्वायर लिखना है, क्रॉस क्रॉस ओमेगा के स्थान पर, ओमेगा के स्थान पर ये मान लिखना है वी वेक्टर अपॉन आर। एक आर एक से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एल वेक्टर बराबर एम आर क्रॉस बी आर, आर क्रॉस बी आर है। तो एल वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो एम बी वेक्टर बराबर क्या होता है, एम बी वेक्टर बराबर होता है एल वेक्टर बराबर पी वेक्टर। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, समय कहते हैं, क्रॉस आर वेक्टर। ये आपको ध्यान में रखना है। घूर्णन गतिज ऊर्जा। अगला टॉपिक क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। अगला टॉपिक क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो हमारे पास क्या कोई पिंड है, हमारे पास क्या कोई पिंड है और ये पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये पिंड किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है, सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। सभी कणों का द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। और सभी कणों का जो द्रव्यमान होता है वो एक बिंदु पर क्या होता है, केंद्रित होता है। हमने क्या माना, इस बिंदु पर सभी कणों का जो द्रव्यमान है इस बिंदु पर क्या है, केंद्रित है। हम क्या निकालना चाहते हैं, सभी कणों की क्या निकालना चाहते हैं, घूर्णन गति निकालना चाहते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं, सभी कणों की क्या निकालना चाहते हैं, घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। और इन सभी कणों की घूर्णन गतिज ऊर्जा को हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, संपूर्ण पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, संपूर्ण पिंड की क्या आ जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास क्या है, एक्स है। द्रव्यमान केंद्र को हम क्या मान लेते हैं, निर्देश तंत्र मान लेते हैं। द्रव्यमान केंद्र को हम निर्देश तंत्र मान लेते हैं। और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष हम क्या निकालेंगे, सभी कणों की क्या निकालेंगे, घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालेंगे। और सभी कणों की घूर्णन गतिज ऊर्जा निकालने के बाद इसको क्या कर देंगे, सभी कणों की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास संपूर्ण पिंड की क्या आ जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो हम किसके सापेक्ष निकाले घूर्णन गतिज ऊर्जा, सभी कणों की द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष निकाल रहे हैं। हम पिंड में क्या कर रहे हैं, एक आयवीय कण की क्या करते हैं, इमेज करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक पिंड में क्या कर रहे हैं, एक आयवीय कण की क्या करते हैं, इमेज करते हैं। तो आयवीय कण का द्रव्यमान कितना होता है, एम आई होता है। कितना होता है, एम आई होता है। और वेग कितना है, वी आई है। वेग कितना है, वी आई है। और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयवीय कण का स्थिति सदिश कितना है, आर वेक्टर है। कितना है, आर वेक्टर। द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आयवीय कण की स्थिति सदिश क्या है, स्थिति सदिश है आर वेक्टर। क्या है, आर वेक्टर। अब ध्यान से देखना, आर वेक्टर आई क्या है, आर वेक्टर आई क्या है, आर वेक्टर आई। अब ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा से, गतिज ऊर्जा की परिभाषा से, गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, ई बराबर, ई का मतलब गतिज ऊर्जा, ई का मतलब गतिज ऊर्जा, ई बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। ध्यान से देखना, पुनः हम जानते हैं कि रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, कोणीय वेग में संबंध क्या होता है,
रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है? पुनः हम जानते हैं कि रेखीय वेग में और कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर ओमेगा आर होता है। क्या होता है? v बराबर ओमेगा आर होता है। तो समीकरण नंबर क्या दे देना? 1 दे देना। तो समीकरण 1 से E बराबर 1/2m ओमेगा आर होल स्क्वायर। तो E बराबर क्या आएगा? 1/2m आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ध्यान से देखना, E बराबर 1/2 एम आर स्क्वायर क्या है? यहाँ पर एम आर स्क्वायर है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? आई से व्यक्त करते हैं। और ओमेगा का स्क्वायर ये क्या आ गई हमारे पास? गुणन गतिज ऊर्जा। ये हमारे पास क्या आ गया? गुणन गतिज ऊर्जा का सूत्र है। लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं? संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे आयवीय कण की गुणन गतिज ऊर्जा। आयवीय कण की गुणन गतिज ऊर्जा ई आई बराबर 1/2 कैपिटल आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा क्या है? संपूर्ण पिंड का कोणीय वेग है। यहाँ पर ओमेगा क्या है? संपूर्ण पिंड का क्या है? कोणीय वेग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रथम कण का कोणीय प्रथम कण मैं आपसे क्या पूछूंगी? प्रथम कण की गुणन गतिज ऊर्जा। प्रथम कण की गुणन गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रथम कण की गुणन गतिज ऊर्जा क्या होगी? प्रथम कण की गुणन गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो आई के स्थान पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। आई के स्थान पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो E1 बराबर 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं कि द्वितीय कण की गुणन गतिज ऊर्जा। तो द्वितीय कण की गुणन गतिज ऊर्जा क्या होगी? द्वितीय कण की गुणन गतिज ऊर्जा होगी आई के स्थान पर क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। आई के स्थान पर आप क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। तो E2 बराबर 1/2 कैपिटल आई 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हमको कौन से कण की निकालनी है? एनवें कण की। ये जो पिंड है वो एन कण से मिलकर बना होता है। ये जो पिंड है वो किससे मिलकर बना होता है? एन कण से मिलकर बना होता है। तो एनवें कण की गुणन गतिज ऊर्जा। एनवें कण की गुणन गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो En बराबर क्या होगा? 1/2 कैपिटल आई एन ओमेगा स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? संपूर्ण पिंड का गुणन गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है? संपूर्ण पिंड की क्या निकालनी है? गुणन गतिज ऊर्जा निकालनी है। हमको क्या निकालनी है? संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा। तो E बराबर क्या होगा? सभी कणों की गतिज ऊर्जा का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। सभी कणों की गतिज ऊर्जा का क्या कर देंगे? सभी कणों की गुणन गतिज ऊर्जा का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अगर हम क्या करें? सभी कणों की गुणन गतिज ऊर्जा का क्या करते हैं? योग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो E बराबर
प्रथम कण की गुणन गति ऊर्जा कितनी है? 1/2 m 1/2 I1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 I2 ओमेगा स्क्वायर। कहाँ तक गण है? n तक गण है। तो nवें कण की गुणन गति ऊर्जा 1/2 कैपिटल IN ओमेगा स्क्वायर। क्या लेने पर? समेशन लेने पर। क्या लेने पर? समेशन लेने पर। क्या ले रहे हैं? समेशन ले रहे हैं। ध्यान से देखना, हम क्या ले रहे हैं? समेशन का यूज करें। किसका यूज ले रहे हैं? समेशन का उपयोग करने पर। समेशन का उपयोग करने पर समेशन का मान कहां से कहां तक चलता है? आई का मान 1 से लेके कहां तक चलता है? n तक चलता है। आई का मान 1 से लेके कहां तक चलता है? समेशन का n तक चलता है। समेशन का प्रयोग करने पर समेशन का प्रयोग करने पर समेशन का प्रयोग करने पर समेशन का प्रयोग करने पर। अब ध्यान से देखना, समेशन का प्रयोग करने पर तो E बराबर समेशन आई का मान 1 से लेके कहां तक होगा? n तक। समेशन का मतलब होता है जोड़ना। समेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। हम क्या जोड़ रहे हैं यहाँ पर? सभी कणों की गुणन गतिज ऊर्जा का योग करें। क्या करें? सभी कणों की गुणन गतिज ऊर्जा का क्या करें? योग करें। तो समेशन आई का मान 1 से लेके n तक होगा। तो 1/2 आई का जो मान है 1 से लेके कहां तक होगा? n तक होगा। और ओमेगा स्क्वायर क्या है यहाँ पर? ओमेगा क्या है यहाँ पर? संपूर्ण पिंड का क्या है? कोणीय वेग। क्या है? कोणीय वेग। ये क्या आ गई हमारे पास? समीकरण ए आ गई। तो समीकरण ए क्या है? यहाँ पर समीकरण ए है, समीकरण ए गुणन गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। समीकरण ए गुणन गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। या लिख सकते हो संपूर्ण पिंड की, या लिख सकते हो समीकरण ए संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। या शॉर्टकट सीधा लिख सकते हो समीकरण ए वो गुणन गतिज ऊर्जा को व्यक्त कर सकती है। या आप इस प्रकार से लिख सकते हो समीकरण ए, या लिख सकते हो आप समीकरण ए संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा को, संपूर्ण पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। अगला टॉपिक आएगा हमारे पास। अगला टॉपिक है, ध्यान से देखना, अगला टॉपिक है बल आघूर्ण। अगला टॉपिक क्या है? बल आघूर्ण। अगला टॉपिक है बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। बल आघूर्ण तथा कोणीय वेग में क्या निकाल रहे? संबंध निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हम क्या निकाल रहे हैं? बल आघूर्ण तथा कोणीय वेग में कोणीय संवेग, बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में क्या निकाल रहे हैं? संबंध निकाल रहे हैं। तो हम जानते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण की परिभाषा से बल आघूर्ण को किससे व्यक्त करते हैं? टो वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? टो वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो टो वेक्टर बराबर क्या होता है?
टो वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। समीकरण नंबर क्या दे देना, 1 दे देना। पुनः हम जानते हैं कि 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 कोणीय समय की कोणीय समय की परिभाषा से पुनः हम क्या जानते हैं, कोणीय में की समय की परिभाषा क्या होती है, एल वेक्टर बराबर क्या होता है, एल वेक्टर या लिख सकते हो जे वेक्टर, या तो आप क्या लिख सकते हो एल वेक्टर लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो जे वेक्टर लिख सकते हो। तो एल वेक्टर बराबर क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। समीकरण क्या दे देना, 2 दे देना। तो समीकरण 2 का टी के सापेक्ष समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 2 का क्या करें, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी अपॉन डी टी एल वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर तो डी अपॉन डी टी एल वेक्टर फर्स्ट और सेकंड से क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड से क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो फर्स्ट को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, और सेकंड का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी आर वेक्टर फिर प्लस फर्स्ट का क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो डी अपॉन डी टी पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा, क्या होगा, आर वेक्टर होगा। अब ध्यान से देखना, न्यूटन के द्वितीय नियम से ध्यान से देखना, न्यूटन का द्वितीय नियम से बराबर क्या होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, संवेग में जो परिवर्तन की दर है डी अपॉन डी टी पी वेक्टर। संवेग में ये क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर है, किसके रूप में, अवकलन के रूप में। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर किसके रूप में, अवकल के रूप में। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो किसके बराबर होती है, बाह्य बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, बाह्य बल के बराबर होती है। और पी वेक्टर क्या होता है, पी वेक्टर क्या है, यहाँ पर संवेग है। पी वेक्टर क्या है, यहाँ पर संवेग है। तो संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। एक टर्म हमारे पास और आ रही है, यहाँ पर ध्यान से देखना, एक टर्म और आ रही है हमारे पास, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर क्या होता है, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर क्या होता है। यहाँ पर ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी आर वेक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, वी वेक्टर होता है। क्या होता है, वी वेक्टर होता है। तो ये मान क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करें, इन सभी मानों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुट करें। तो डी अपॉन डी टी एल वेक्टर क्या होगा, डी अपॉन डी टी एल वेक्टर बराबर क्या होगा, पी वेक्टर क्या होगा, एम वी वेक्टर होगा। क्या होगा, एम वी वेक्टर। फिर क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। फिर डी अपॉन डी टी आर वेक्टर क्या है, वी वेक्टर। क्या है, वी वेक्टर। क्या है, वी वेक्टर। फिर चिन्ह आर पर फिर क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो डी अपॉन डी टी पी वेक्टर क्या है, यहाँ पर डी अपॉन डी टी पी वेक्टर है। डी अपॉन डी टी पी वेक्टर क्या है, यहाँ पर एफ वेक्टर। क्या है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से ध्यान से। तो डी अपॉन डी टी एल वेक्टर बराबर क्या होगा, एम वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि दो अदिश का क्या करें, क्रॉस करें। हम क्या करें, दो हमारे पास समान अदिश है, समान क्या है, अदिश है। हमारे पास क्या है, दो समान सदिश है। दो समान सदिशों का क्या करें, क्रॉस करें। तो उनका मान कितना आता है, दो समान सदिशों का क्रॉस कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। जैसे आई कैप का क्रॉस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे जे कैप क्रॉस का क्या आ रहा है,
मान कितना आएगा, 0 आएगा। और के कैप क्रॉस का मान कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ये हुआ दो सदिशों का क्रॉस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दो समान सदिशों का क्रॉस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दो समान सदिशों का क्रॉस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसी प्रकार से बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, 0 का। इसी प्रकार से बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब दो समान सदिशों का क्रॉस कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। तो ध्यान से देखना हमारे पास क्या समीकरण बनेगी। तो डी अपॉन डी टी एल वेक्टर बराबर, ये तो क्या होगा, 0 का, और प्लस एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो समीकरण एक से ध्यान से देखना, समीकरण एक से आपको ध्यान से देखनी है। समीकरण नंबर 1 क्या है, टो वेक्टर बराबर एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्या है, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो डी अपॉन डी टी एल वेक्टर बराबर क्या होगा, टो वेक्टर होगा। क्या होगा, टो वेक्टर होगा। समीकरण क्या दे देना, ए दे देना। तो समीकरण एक किसको व्यक्त करती है, समीकरण ए बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग के बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध को व्यक्त करती है, संबंध को व्यक्त करती है। यहां पर ध्यान से देखना, दो सदिशों का क्रॉस कितना होता है, दो समान सदिशों का क्रॉस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दो समान सदिशों का क्रॉस कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है।